2016 एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट। तो देखिए यहाँ पे द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, नेमली एन एस्टेब्लिशमेंट अंडरलाइन कर दीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 or under any other law relating to cooperative societies, any state employee less than, देखिए employing less than 50 persons and working without the aid of power। अब ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां है कि जिसके अंदर 50 से कम एम्प्लॉय होने चाहिए और बी के बीच में एंड लिखा है। सिर्फ एक कंडीशन आपको फॉलो नहीं करनी है, बोथ कंडीशन मस्ट हैव टू बी फॉलोड। तो जो मैनुअल वर्कर्स है, जो कॉटेज इंडस्ट्री चल रहे हैं ना, जो कोऑपरेशन के थ्रू चल रहे हैं, उनके लिए ये बेनिफिट है कि उन्हें पीएफ एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू or under control of the central government or the state government and whose employees are entitled to benefit of the contributory provident fund or old age pension in accordance with the scheme or rules framed by central government or state government governing such benefit। देखिए अदर एस्टैब्लिशमेंट है कि जो बिलोंगिंग और टू और अंडर कंट्रोल ऑफ व्हाट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ऐसी कोई भी एस्टैब्लिशमेंट के जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, उसके मैनेजमेंट में काम करती है, और बाद में एंड के ऊपर राउंड कर दीजिए, एंड हुज एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड और ओल्ड एज पेंशन इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम और रूल फ्रेम्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि उनको जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अकॉर्डेंस में जो स्कीम फ्रेम की थी पीएफ की या फिर पेंशन की, उनके बेनिफिट, उनके जो रिवॉर्ड्स है वो मिल रहे हैं, तो इस स्कीम में उन्हें ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। उन एस्टैब्लिशमेंट्स को ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, टू एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट सेट अप अंडर द सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट, यानी कि कोई भी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट की जो सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट या प्रोविंशियल एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट की गई हो, and whose employees are entitled to benefit of the contributory provident fund or old age pension in accordance with the scheme or rule framed thereunder, the act governing pension in accordance with the scheme or rule framed under that act governing the benefits। यानी सिंपल सी बात है, फिर से कोई भी ऐसे एस्टैब्लिशमेंट की जो सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट या प्रोविंशियल एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट की गई और उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी पेंशन का या फिर जो पीएफ का जो स्कीम है वो उस पर्टिकुलर स्कीम के अकॉर्डेंस में है कि जिनके बेनिफिट इनको मिल रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन भी अगर है तो उसे इस स्कीम में या इस एक्ट को एप्लीकेबल करने से कोई और ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है, तो ये एक्ट उन्हें एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे देखिए, सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन फर्दर एम्पावर्स, अंडरलाइन कीजिए एम्पावर्स या फिर राउंड कर लीजिए एम्पावर्स। कौन किसी एस्टैब्लिशमेंट या क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट रख सकता है इस सेक्शन में से या इस एक्ट में से या इसकी एप्लीकेबिलिटी में से? तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए यहां पे लिखा है कि एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट वेदर prospectively or retrospectively any class of establishment from the operation of the act if the government thinks necessary or expedient after taking into consideration the financial position of the establishment or their circumstances of cases। This exemption can be granted, underline कर दीजिए, only through notification in official gazette। सिंपल सी बात है। तो किसी भी एस्टैब्लिशमेंट या क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हो, अगर आपको इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी से दूर रखना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन इश्यू करके ये क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट या क्लासेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को या पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट को इससे बाहर रख सकती है। स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। नेक्स्ट, ऑथोराइजिंग सर्टेन एम्प्लॉइज टू मेंटेन अ पीएफ अकाउंट। देखिए अब एम्प्लॉयर्स को ऑथोराइज किया गया है, किनको? एम्प्लॉयर्स को, टू मेंटेन द पीएफ अकाउंट। Requirement of maintaining PF account. Central government may, on the application made to it in this behalf by the employer and the majority of employees in relation to an establishment employing 100 or more, underline कर दीजिए, employing 100 or more person, authorize the employer by an order in writing to maintain the provident fund account in relation to the establishment subject to such terms and conditions as may be specified in the scheme। यानी जिस एस्टैब्लिशमेंट में 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड किए गए हो
उस एम्प्लॉयर की एप्लीकेशन है और उसमें एम्प्लॉइज की कंसेंट होनी चाहिए कि वो अपना खुद का प्रोविडेंट फंड अकाउंट मैनेज करे, तो उस हिसाब से ये हो सकता है. नेक्स्ट एक्सेप्शन, नो ऑथराइजेशन शैल बी मेड अंडर दिस सबसेक्शन इफ एम्प्लॉयर ऑफ सच एस्टैब्लिशमेंट had committed any default in payment of provident fund contribution or other offence under this act during 3 years immediately preceding the date of authorization. यानी कि ये ऑथराइजेशन कब मिल सकता है, तो आप एक ही कंडीशन पे जाइए कि आपने पिछले 3 सालों में इस पीएफ एक्ट के रिगार्ड्स में कोई भी डिफॉल्ट कमिट ना किया हो या फिर आप कन्विक्टेड ना हो किसी डिफॉल्ट के लिए, तभी आपको ऑथराइजेशन मिलेगा, अदरवाइज ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा. Next, maintaining of accounts, submitting returns and depositing of contribution. So where an establishment is authorized to maintain a provident fund account as aforesaid, the employer in relation to such establishment shall maintain such account, submit the return, deposit the contribution in such manner provided for the facilities of for inspection, pay the administrative charges and abide by such other terms and conditions as may be specified in the scheme. Next, कैंसिलेशन ऑफ ऑथराइजेशन. ऑब्वियसली सब्सिक्वेंटली कोई डिफॉल्ट होगा तो इनका जो ऑथराइजेशन है वो क्या होगा, कैंसिल हो सकता है. तो ऑथराइजेशन मेड अंडर दिस सेक्शन may be cancelled by central government by order in writing if the employer fails to comply with any of the terms and conditions of authorization. Underline any other terms and conditions of authorization और के ऊपर राउंड कर दीजिए, where he commits any offence under any provision of this act. बिफोर कैंसलिंग तो आपको एक हियरिंग अपॉर्चुनिटी उनको देनी होगी. एंड पावर टू एग्जाम सेक्शन नंबर 17 कब से हम पढ़ते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लोजेस में ये आती रहती है, तो सेक्शन 17 के ऊपर फोकस कीजिएगा फ्रेंड्स. Exemption from the operation of all or any of the provision of any scheme may be granted by this appropriate government. अंडरलाइन कर दीजिए appropriate government. appropriate में क्या होगा, जो एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आती है उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल, और अदर के लिए होगी स्टेट. आगे, सो द exemption order is required to be notified in official gazette. The exemption can be conditional and the condition shall have to be specified in the notification published in the official gazette. It can be from all or any provision of the scheme or pension scheme applicable to the establishment and may be made prospectively or retrospectively. Exemption from the rules in force. While granting exemption, appropriate government shall see that it in its opinion the rules in force regarding provident fund or pension fund in establishment with respect to the rates of contribution or with respect to the provident fund benefits. यानी कि जो exemption है वो किस चीज के लिए मिलेगा, तो रेट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है हमने बताया था 10% के हिसाब से या फिर 12% के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करना है, तो उसमें कहीं पे आपको छूट दी जाएगी. नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स आर नॉट लेस फेवरेबल टू एम्प्लॉइज. पर हाँ, जहां पे भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा वो रिलैक्सेशन एम्प्लॉइज को भी लेस फेवरेबल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है. Less favorable to the employees than the benefit provided in the act or scheme in relation to the establishment, and no exemption under this section shall be made without consent of central board. यानी अगर मान लीजिए कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपको एग्जम्पशन सेक्शन 17 का दे सकती है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने माना कि किसी एस्टेब्लिशमेंट को इसमें से कोई 1-2 रूल में से छूट देनी है, ठीक है भाई, आप नोटिफिकेशन पास कीजिए, बट अंत में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी. Okay, again, where an exemption has been granted to an establishment, provision of section 6, 7A, 8 and 14B shall so far as may be applied to the employer of the exempted establishment in addition to such other conditions as may be specified in the notification granting such exemption. And where such employer contravenes or make default in complying with the said provision or the conditions or any other provision of the act, he shall be punishable under section number 14, and if he said if the said establishment had not been exempted. यानी कि अगर इसे exempted किया गया है तो इसको सेक्शन नंबर 6, 7A, 8 और 14B इतनी सेक्शंस को तो कॉम्प्लाई करना ही होगा. दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्शन 17 में देखिए 2 ही चीजों का जिक्र किया है, एक है प्रोविडेंट फंड, दूसरा है पेंशन, तीसरा इंश्योरेंस का यहाँ पे कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है.
राइट। तो यहाँ पे आपको सेक्शन 6, 7A, 8 और 14B इतने सेक्शंस को कॉम्प्लाई करना है। अगर आपने कॉम्प्लाई नहीं किया तो वहां पे जो प्रोसीडिंग चलती थी वो प्रोसीडिंग आपके ऊपर भी हो सकती है, दो यू आर एग्जेम्प्टेड एंड योर एग्जम्पशन विल बी सीज्ड। आपका जो एग्जम्पशन था वो कैंसिल माना जाएगा। The employer shall establish a board of trustees for the administration of the provident fund as per the terms specified in 71A. Exemption from operation of the pension scheme on employees. Any scheme may make a provision for exemption of any person or class of person employed in any establishment to which the scheme applies from the operation of all or any of the provision of scheme if the benefits enjoyed in respect of provident fund, gratuity or old age pension are on the whole not less favorable than the benefit provided under this act or the scheme, but no such exemption can be granted in respect of class of persons unless the appropriate government is of the opinion that the majority of person constituting such class deserves to continue to be entitled to such benefit। बहुत ही अच्छी बात है, ये समझने की बात है। इसमें होता क्या है देखिए, मान लेते हैं कि कोई ए लिमिटेड, राइट, अब ए लिमिटेड जो है उसे एक्ट इज एप्लीकेबल, एक्ट तो एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये कि इनको इस एक्ट के तहत पीएफ है या फिर अपना जो पेंशन फंड है उसका मैनेजमेंट करना है, राइट। बट फॉर्चुनेटली इन्होंने एक स्पेशल स्कीम फ्रेम करके रखी है अपने एम्प्लॉयज के लिए, राइट। सोच नहीं, इन्होंने ये क्या किया है कि अपने हिसाब से कुछ अरेंजमेंट करके रखा है और सभी एम्प्लॉयज को बुलाया कि वेदर अवर पीएफ एक्ट एप्लीकेबल टू आवर एस्टैब्लिशमेंट और नॉट, वी आर अश्योर्ड यू टू पे यू द पेंशन एज वेल एज द प्रोविडेंट फंड। आपको रिटायरमेंट बेनिफिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब क्या होगा कि ये तो अपना खुद का एक स्कीम इन्होंने फ्रेम कर लिया, तो व्हाट अबाउट द स्कीम्स व्हिच दे हैड स्पेसिफाइड इन दिस रूल, जो हमने शेड्यूल 2 के अकॉर्डेंस में होनी थी, शेड्यूल 3 के अकॉर्डेंस में होनी थी, शेड्यूल 4 के अकॉर्डेंस में होनी थी। इसका क्या करेंगे, 2 और 3 एप्लीकेबल होंगे तो 2 और 3 के अकॉर्डेंस में है या नहीं है। तो इसका मतलब ये कि अगर एक्ट अप्लाई होता है तो इनको अपनी ये जो स्कीम है, अपनी वाली खुद की बनाई हुई स्कीम है, उसे एबॉलिश करना है और जो एक्ट के थ्रू स्कीम फ्रेम होनी चाहिए थी उसे अप्लाई करना है, फ्रेम करके अप्लाई करना है, राइट। बट क्या होगा कि यहां पे जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय, ये ऐसा सोचते हैं कि जो भी स्कीम हमारे एम्प्लॉयर ने बनाई है ये हमारे लिए ज्यादा अच्छी है। इसीलिए एक वर्ड बार बार आता है, देखिए, लेस फेवरेबल, लेस फेवरेबल, बट नॉट लेस फेवरेबल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। नॉट लेस फेवरेबल देन द स्कीम फ्रेम अंडर दिस एक्ट, ये वर्ड यूज होते हैं। इसका मतलब ये कि इन्होंने जो स्कीम बनाई है उसके बेनिफिट जो शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 के अकॉर्डेंस में स्कीम बनेगी ना, उससे ज्यादा बेनिफिशियल होने चाहिए या तो इक्वली बेनिफिटेड होने चाहिए। इक्वली बेनिफिटेड होने चाहिए का मतलब क्या कि मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉयर को स्कीम के अंदर यानी कि पीएफ एक्ट की स्कीम के अंदर जाए तो पेंशन मिलता है 12,000, उसकी गिनती 12,000 निकलती है। और अगर इस एस्टैब्लिशमेंट की जो अपनी स्कीम है उसके अकॉर्डेंस में वो पेंशन 12,000 ही बनता है या 12,000 से ज्यादा बनता है, तो वो लेस फेवरेबल कैसे हुआ भाई? इक्वली हुआ या तो फिर मोर फेवरेबल हुआ ना। कौन फिर ये चाहेगा कि 12,000 का गवर्नमेंट की स्कीम के अकॉर्डेंस में पेंशन ले और ये जो एम्प्लॉयर खुद देने वाला था वो 13, 15, 14,000 का जो पेंशन हो रहा है वो फर्गो करे? वो नहीं करेगा। तो अगर एम्प्लॉयर कन्विंस करता है एम्प्लॉइज को कि हमारी बनाई हुई जो स्कीम है उसे अगर अप्लाई करेंगे तो आप गवर्नमेंट की स्कीम से ज्यादा रिटर्न पा सकते हो, रिलीफ पा सकते हो, बेनिफिट पा सकते हो, तो एम्प्लॉय भी कन्विंस होंगे।
अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलके ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल बोर्ड को एप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए हमारा ये स्कीम है, हमने ये स्कीम ड्राफ्ट किया है, इस स्कीम के अकॉर्डिंग में इतने 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 बेनिफिट्स हमने एम्प्लॉय को देने का वादा किया है, राइट? तो वी आर अर्जिंग यू दैट यू शुड ग्रांट अस द रिलीफ फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर ओन रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को या तो फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये जो स्कीम है वो नॉट लेस फेवरेबल लगती है, तो वो इन्हें एग्जम्पशन ग्रांट करेंगे। हाँ, एग्जम्पशन ग्रांट करेंगे, इसका मतलब क्या होना? इसका मतलब ये है कि जो कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करने की बात थी, इन्वेस्ट करने की बात थी, पेमेंट करने की बात थी, बेनिफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट या डिसबर्स करने की बात थी, उन जगहों पे इनके ऊपर कोई ना कोई तो कंट्रोल होना ही चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि सेक्शन 6, 7A, 14B, सेक्शन 8, ये जो सारे सेक्शंस है वो तो एप्लीकेबल रहेंगे ही, उन्हें तो इनके ऊपर एप्लीकेबल रहना ही है, वो इसमें से एस्केप नहीं कर सकते, राइट? तो उतने जो रूल्स रेगुलेशंस है जो कि इनके फंक्शन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, अपनी खुद की स्कीम के मैनेजमेंट के लिए भी उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी कि आप ऐसे ही नहीं अपने जैसे मर्जी चाहे वैसे ये स्कीम नहीं चला सकते, आपको कुछ नियम तो आपको एक्सेप्ट करने ही होंगे। तो ये भी जो एक्सेप्ट करने हैं या फॉलो करने हैं वो बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉय है, उनके बेनिफिट के लिए ही। बाकी स्कीम गवर्नमेंट वाली नहीं चलेगी, अपनी स्कीम के हिसाब से चलेगी। दैट इज द नॉट, इफ इट इज नॉट लेस फेवरेबल, राइट? तो फंडा इस तरह से चल रहा है, आपके दिमाग में शायद वर्डिंग्स देख के फिक्स नहीं होगा कि ये क्या है, अपनी स्कीम, ये स्कीम, वो स्कीम नहीं, एक्चुअली ये स्कीम है। सेक्शन 17 ये बताता है कि अपनी स्कीम अप्लाई करो, गवर्नमेंट के हिसाब से स्कीम फ्रेम करने का जरूरत नहीं। चलिए, और प्रूव एक चीज करनी है कि वो नॉट लेस फेवरेबल है। नेक्स्ट, एग्जम्पशन टू एस्टैब्लिश फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द इंश्योरेंस स्कीम। अब देखिए, अभी तक आपको दो ही बात हो रही थी, कौन सी? तो एक हो रहा था पेंशन का और एक हो रहा था पीएफ का। अब इंश्योरेंस की भी बात ले आए। So the central provident fund commissioner may grant exemption to an establishment from operation of all or any of the provision of insurance scheme, whether prospectively or retrospectively. These exemption may be granted in by notification in official gazettes and subject to such condition as may be specified. Commissioner may exempt if it is requested to do so by employer and if it is satisfied that the employees of such establishment are without making any separate contribution or payment of the premium in enjoyment of the benefit in nature of life insurance, whether or not linked to their deposit in the provident fund, and such benefits are more favorable to such employees than the benefit admissible under the insurance schemes. देखिए, यहाँ पे फिर से वही बात आ गई। यहाँ पे भी ये लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो एम्प्लॉयर है, इस एम्प्लॉयर ने जो इंश्योरेंस का स्कीम फ्रेम किया है अपना खुद का, इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि जो एम्प्लॉयर है ये अप्लाई करेगा टू कमिश्नर, एप्लीकेशन भेजेगा, अपनी स्कीम का ड्राफ्ट भी भेजेगा कि हम किस तरह से इंश्योरेंस का बेनिफिट हमारे एम्प्लॉयज को देने वाले हैं। सॉरी, दूसरी बात यहां पे आएगी कि नो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयज। इस इंश्योरेंस के, लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट को पाने के लिए एम्प्लॉयज के पास से एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जा सकता। ये अश्योरेंस देखना है कमिश्नर को बिफोर ग्रांटिंग दिस एग्जम्पशन। और तीसरी बात फिर से वही आती है कि बेनिफिट्स must not be less favorable, must not be less favorable than the scheme framed under the act. Scheme framed under the act, जो एक्ट के तहत स्कीम फ्रेम की गई है उससे कम बेनिफिट इस स्कीम से नहीं होने चाहिए, तब जाके ये एग्जम्पशन कमिश्नर दे सकता है या सेंट्रल बोर्ड दे सकता है, राइट?
तो सेक्शन 17 का फंडा कुछ इस तरह से चलता है, जो कि आपके दिमाग में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करेगा, बट नाउ यू वुड बी क्लियर एंड एबल टू अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं, एग्जम्पशन टू द पर्सन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द इंश्योरेंस स्कीम। तो इंश्योरेंस स्कीम में प्रोवाइड फॉर द एग्जम्पशन to any person or class of the person employed in the establishment and covered by that scheme from the operation of all or any of the provision thereof. This exemption is admissible if the benefit in the nature of life insurance admissible to such person or class of person are more favorable than benefit provided under insurance scheme. ये भी सही पॉइंट है कि अगर कोई बंदा इंश्योरेंस स्कीम में अपना बेनिफिट नहीं चाहता है और वो कुछ रूल्स रेगुलेशन से रिलैक्सेशन चाहता है तो मिल सकता है, बट उसकी एग्जिस्टिंग स्कीम मोर फेवरेबल होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर स्कीम। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एन exempted establishment where so responsibilities of employers in relation to an exempted establishment where in respect of any person or class of the person employed in an establishment are exempt, exemption is granted. Their employer have following responsibilities in relation to such establishment. देखिए आप, ये एम्प्लॉयर है, इस एम्प्लॉयर ने exemption ग्रांट करवाना था तो वो exemption इसे मिल चुका। अब एग्जम्पशन मिलने के बाद इसकी कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके ऊपर फिक्स की गई है थ्रू एक्ट। देखिए पॉइंट नंबर 1 से ए, तो shall in relation to the provident fund pension and gratuity to which any such person or class of the person is entitled maintain such account, submit such return, makes such investments, provide for such facilities for the inspection and pay such inspection charges as central government may direct। देखिए अब जो कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हो रहा है एम्प्लॉयर के पास, ये फंड में नहीं जाएगा, कॉमन फंड में नहीं जाएगा, ये लोग मेंटेन करेंगे। अब ये लोग मेंटेन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली इनको रिटर्न देना है एम्प्लॉयज को, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सारी कंडीशन जो है वो इनकी स्कीम के थ्रू अप्रूव हो चुकी है। इसके अकाउंट्स मेंटेन कीजिए, इसके पीरियोडिक रिटर्न्स देते रहिए, इसका इन्वेस्टमेंट का डिटेल भी आप सेंट्रल बोर्ड को देते रहिए, और साथ में पीरियोडिक इंस्पेक्शन आएगा, उस इंस्पेक्शन को अलाउड कीजिए, उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए ऑडिट करने के लिए, और उसके जो चार्जेस वगैरह है वो आप पे कर दीजिए। That's it. Second responsibility shall not at any time after exemption without the leave of central government reduce the total quantum of benefit in the nature of pension, gratuity or provident fund to which any such person or class of the persons were entitled at the time of exemption। अब मान लीजिए कि ये जब एग्जम्पशन लेने की बात थी ना, तो इन्होंने स्कीम फ्रेम करके बता दिया था सेंट्रल बोर्ड को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दिया कि इतना हम बेनिफिट देने वाले हैं, बेनिफिट नॉट लेस फेवरेबल था, तो एग्जम्पशन मिल गया। आफ्टर गेटिंग एग्जम्पशन ये स्कीम को अमेंड कर रहे हैं, और उस अमेंडमेंट से ये जो बेनिफिट पहले की स्कीम की तुलना में कम मिलने वाले हैं, तो फिर से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि भैया तेरे को बेनिफिट मिलते थे जो तेरे एम्प्लॉइज को, वो तू ज्यादा दे रहा था इसलिए तो एग्जम्पशन दिया था। अब आपका एग्जम्पशन मिल गया, इसका मतलब क्या है, आप कभी भी चाहो अपनी स्कीम को अमेंड करके बेनिफिट कम कर सकते हो? नहीं कर सकते। यू मस्ट हैव टू गेट प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल बोर्ड। आगे देखिए, where any such person leaves his employment and obtain re-employment in any other establishment to which the act applies, transfer within such time as may be specified in this behalf by the central government, the amount of accumulations to the credit of the person in the provident fund of the establishment left by him to the credit of that person's account in the provident fund and establishment in which he is re-employed, or as the case may be in the fund established under the scheme applicable to the establishment। देखिए बहुत ही अच्छी बात, मान लेते हैं कि मैंने इस एस्टैब्लिशमेंट में 7 years काम किया है और मेरा कुछ 50,000 का बेनिफिट प्रोविडेंट फंड बनता है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से निकल के बी लिमिटेड इसे ज्वाइन करता हूं, यहां से मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया, राइट। तो मैंने ये ग्रुप लेफ्ट कर दिया और नया ग्रुप ज्वाइन कर लिया।
तो ये जो मेरा अक्यूमुलेटेड फंड यहां पे था ना, तो इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस एस्टैब्लिशमेंट में अगर एक्ट एप्लीकेबल है या तो फिर इसकी भी कोई अपनी स्कीम है, तो या तो उस फंड में ये अमाउंट जो है वो क्रेडिट होनी चाहिए, ये क्रेडिट होनी चाहिए। ये ड्यू पीरियड में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है, उस पीरियड में इनको मेरा हिसाब चुकता करना है, इसके फंड में अमाउंट क्रेडिट करके अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में अमाउंट कैरी फॉरवर्ड दे देनी है, डिपॉजिट कर देनी है। राइट, क्लियर? अब आगे देखिए। यस, नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 17(3) in exercise of the power conferred in clause A of subsection 3 of section number 17, central government directs that every employer in relation to an establishment exempted under clause A or clause B of subsection 1 of section 17 or in relation to an employee or class of employees exempted shall transfer the monthly provident fund contribution in respect of the establishment or as the case may be of by B of the employee or class of employee, underline कीजिए, within 15 days of the close of the month of the board of trustees to the board of trustees duly constituted in respect of that establishment, and the said board of trustees shall invest every month within a period of 2 weeks from the date of receipt of said contribution from the employee the provident fund accumulation in respect of that establishment or as the case may be of the employee or class of employees, that is to say the contribution, interest and other receipts as reduced by any ordinary outgoings in accordance with the investment pattern as envisaged in the notification। देखिए बहुत ही अच्छी बात है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होंगे, तो ये खुद मेंटेन करता था। अब ये भूल जाइए कि इसको लेफ्ट किया था, ये तो एक एग्जांपल खत्म हो गया, अभी इसे हम कैंसिल कर देते हैं टेम्पररी। अब मान लेते हैं कि ये अपना फंड मैनेज करता था, तो इसको जो फंड अक्यूमुलेट होता है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को हैंड ओवर करना है 15 डेज में। अब 15 डेज के बाद विद इन 2 वीक्स 2 हफ्तों में इसे क्या करना होगा? इन्वेस्ट करना है। ये पीरियडिक काम चालू रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं करेगी, इसने अपॉइंट किया है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को, तो इनको दे देना है 15 दिन में सभी का कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करके इन्हें हैंड ओवर कर देना है हर महीने की बाद की 15 तारीख, और इसके बाद 2 ही वीक में अप्रोप्रिएट स्कीम के अकॉर्डिंग में इनका इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। राइट, ओके। अब आगे